सब्सक्राइब करें आर के ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं की ड्राइंग की पुस्तक कला सेतु का पाठ ज्यामिति, जिसमें व्यर्थ से संबंधित ये परिभाषाएं हैं, उनके बारे में चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। हम व्यर्थ से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में, जैसे केंद्र, परिधि, त्रिज्या, व्यास के बारे में पहले की वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं। तो आज बच्चों हम जो ये हमारी परिभाषाएं बची हुई हैं, इनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है अर्धवृत्त। व्यास द्वारा विभाजित वृत्त के दोनों समान भाग अर्धवृत्त होते हैं। बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि व्यास वृत्त की परिधि पर, ये जैसे वृत्त की परिधि है, इसके ऊपर दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होता है जो केंद्र से गुजरता है। ये बीच में जो केंद्र है, जहाँ पर प्रकार की नोक को हम रखते हैं वृत्त लगाते समय, तो ये इससे गुजरना चाहिए। और जब ये यहाँ से गुजरता है तो ये सही दो समान भागों में बांटता है वृत्त को। और जो इसका आधा भाग होता है, जैसे ये पीला कलर किया हुआ है इसमें, ये ऊपर वाला भाग ये वृत्त का बिल्कुल आधा भाग है। अर्ध का अर्थ होता है आधा, तो इसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त। यानी कि व्यास द्वारा विभाजित वृत्त के दोनों समान भाग अर्धवृत्त होते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों जीवा। जीवा को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा होता है। व्यास और परिधि में ये समानता होती है कि दोनों के जो अंत बिंदु हैं वो परिधि पर होते हैं। जीवा में भी जो इसके अंत बिंदु होते हैं वो परिधि पर होते हैं, लेकिन जीवा में ये जरूरी नहीं है कि ये केंद्र से ही गुजरे। केंद्र से गुजरने की कंडीशन व्यास में होती है, और जीवा केवल परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड होता है। तो आप ये याद कर सकते हैं कि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा होता है। हम इसको यहाँ पर दो बिंदु लेके यहाँ से भी मिला देंगे तब भी जीवा बन जाएगी, और यहाँ से मिला देंगे तो भी जीवा बन जाएगी। इसको इस तरह से हम मिला देंगे इस बिंदु को और इस बिंदु को, तब भी ये जीवा कहलाएगी। तो इस प्रकार जीवा परिधि पर कहीं भी हम दो बिंदु ले लेंगे और उनको मिला देंगे तो मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं वृत्तखंड के बारे में। वृत्तखंड को अंग्रेजी में सेगमेंट बोलते हैं। जीवा द्वारा विभाजित वृत्त भाग वृत्तखंड होता है। यहाँ पर इसके अंदर ये ब्लैक कलर की लाइन से दिखाई गई है जीवा। ये वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लिए गए हैं और इनको मिलाया गया है। और तो इनको मिलाने से बच्चों इसके दो पार्ट हो जाते हैं, दो भाग हो जाते हैं। तो ये बड़ा भाग होता है, इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड, और छोटे भाग को बोलते हैं लघु वृत्तखंड। यही लिखा हुआ है कि बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड कहते हैं, क्योंकि दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा और छोटे भाग को लघु का अर्थ होता है बच्चों छोटा। तो जीवा के द्वारा जब वृत्त दो हिस्सों में विभाजित होता है, जैसे ये एक पार्ट ये है और एक ये है, इन्हीं को हम वृत्तखंड कहते हैं। और बड़े पार्ट को दीर्घ वृत्तखंड, छोटे को लघु वृत्तखंड कहा जाता है। अब हम देखते हैं बच्चों अगली परिभाषा, चाप। चाप को अंग्रेजी में आर्क बोलते हैं। वृत्त की परिधि का कोई भी भाग चाप होता है। जैसे वृत्त की परिधि है बच्चों, पूरी परिधि है, हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा परिधि होती है। तो वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा होती है बच्चों इस तरह से, ये पूरी परिधि होती है। और परिधि का कोई भी भाग ले लीजिए, आप यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, या यहाँ से आप यहाँ तक ले लीजिए, या यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, तो ये सब क्या होते हैं? चाप होते हैं। तो वृत्त की परिधि का कोई भी भाग चाप होता है। अब बच्चों देखते हैं हम त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड होता है बच्चों जो भाग वृत्त की दो त्रिज्याओं वह उनके बीच की चाप से घिरा हो, वह त्रिज्याखंड होता है। जो भाग वृत्त की दो त्रिज्याओं, इस तरह से हम दो त्रिज्याएं खींचेंगे और इनके बीच में जो चाप आएगी तो इसको बोलते हैं हम त्रिज्याखंड, और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्टर। तो बच्चों, जो भाग वृत्त की दो त्रिज्याओं व उनके बीच की चाप से घिरा हो वह त्रिज्याखंड होता है। तो इस तरह से ये भाग जिसमें आसमानी कलर किया गया है इसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड। तो आगे दिया हुआ है बच्चों स्पर्श रेखा। स्पर्श का अर्थ होता है जो छू कर जाती है, छू कर जाने वाली रेखा, या टेंजेंट लाइन, अंग्रेजी में टेंजेंट लाइन बोलते हैं इसको। वृत्त की परिधि पर एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा स्पर्श रेखा होती है। उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो बच्चों, जैसे ये वृत्त दिया हुआ है हमारा, तो इसके ऊपर परिधि पर कोई बिंदु ले लीजिए, यानी कि यहाँ पर एक बिंदु ये लिया गया है।
तो इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा, यहाँ पर भी अगर हम एक बिंदु ले लें और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचें, यहाँ पर ले लें तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे। जैसे हम यहाँ से रेखाखंड खींचें, रेखा खींचें बच्चों इस तरह से, तो ये भी वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। हम यहाँ पर भी बिंदु लेकर खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। तो वृत्त पर कहीं भी आप परिधि पर कोई बिंदु ले लीजिए और उससे गुजरने वाला रेखाखंड क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है। लेकिन बच्चों एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये नहीं है कि इससे दूसरी खींची जाएगी, इससे एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी और उस बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जो ये बिंदु है, मान लीजिए स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा यहाँ से खींची गई है, इस बिंदु से खींची गई त्रिज्या, तो त्रिज्या आपको पता है बच्चों कि केंद्र को परिधि से मिलाने वाला रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। तो ये वृत्त का केंद्र है बच्चों, और इससे इस बिंदु को मिलाने वाली जो त्रिज्या है ये क्या होती है, स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है इसके ऊपर। तो इस तरह से बच्चों आज हमने इस वीडियो में अर्धवृत्त, जीवा, वृत्तखंड, चाप, त्रिज्याखंड और स्पर्श रेखा के बारे में चर्चा की। और अब आपको ये कॉपी में लिखने हैं और इनको अच्छे से याद करना है। और अगर आपको ये समझ में आए हों तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और बच्चों मैंने इसी चैनल पर गणित के वीडियोस भी बनाए हैं जो छठी से 8वीं कक्षा के लिए ही हैं, तो आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।